नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस विषय में बता रहा हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ख़राब थी, कांग्रेस डूब रही थी, तो इस पार्टी को डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका पिछले महीने में देहांत हुआ है, उन्होंने कैसे बचाया, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। और लोगों को यह भी कहना है कि जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डूबते हुए कांग्रेस को बचाया था, उसी तरह से अभी जो दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को जो विधानसभा होने वाला है, तो उसमें भी सिख समुदाय के लोग डूबते हुए कांग्रेस को बचा सकते हैं। सिख समुदाय ही नहीं, जो भी और कांग्रेस के जो मान लिया मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, दलित हैं, गरीब हैं, व्यवसायी हैं, जो भी कांग्रेस समर्थक है, वो तो बचा ही रहे हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि अगर ये सिख समुदाय अगर दिल्ली में कांग्रेस को साथ दे दे तो कांग्रेस की पुनः सरकार बन सकती है। तो फिर मैं पुनः स्वर्गीय मनमोहन सिंह की योगदान पर चर्चा कर रहा हूँ कि तो राम के शक्ति में निराला ने जो राम की शक्ति पूजा की कविता है, उसके 2 पंक्तियाँ लिखी है कि दो नील कमल है शेष अभी, यह पूरा चरण के लिए पूरा करता हूँ देकर मातो एक नए। इन दो पंक्तियों का अर्थ यह है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 के बाद जो पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की अलायंस सरकार बनती है, तो उस समय 2 बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया जाता है। चूँकि दूसरी बार में पीवी नरसिम्हा राव तैयार नहीं थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर को आदेश दे दिया था कि रुपयों का अधिमूल्यन पुनः किया जाए। तो उस समय इनको बहुत आघात लगा। ऐसा माना जा रहा है कि उस समय से ही इन पर के हार्ट पर जोर पड़ने लगा, हार्ट अटैक का दौरा भी आने लगा, जिसके बाद 5 बार इनका बाईपास सर्जरी भी हुई। तो इस 2 पंक्तियों का निहितार्थ ये होता है कि मनमोहन सिंह सब कुछ कर चुकने के बाद इनको लगा कि अब कुछ नहीं बचा हुआ देश को बचाने के लिए, भारत माता को बचाने के लिए, तो अपना जो हार्ट के 2 पार्ट्स है उसी को मैं क्यों न दे दूँ। जिस प्रकार रावण और राम के बीच युद्ध चल रहा था, राम माँ दुर्गा की पूजा कर रहे थे, तो उसी समय उनका जो कमल का पुष्प था वो गायब हो गया था, क्योंकि रावण के पक्ष में शिव भगवान की शक्ति थी। तो और रावण अन्याय भी कर रहा था, चूँकि माँ सीता का हरण कर चुका था। तो उसी कविता में निराला जी ने बताया है, आराधन का दो दृढ़ आराधन से उत्तर। मतलब अगर कोई आराधना से अपनी शक्ति प्राप्त किया है, तो तुम भी अपनी शक्ति आराधना से ही प्राप्त कर सकते हो। तो उसी समय में जब इनका पुष्प गायब हो जाता है, कमल पुष्प गायब हो जाता है, तो राम ये मन बना लेते हैं कि पूजा को तो समाप्त नहीं करना है, इसके लिए मेरा आँख ही क्यों नहीं देना पड़े। यह कविता का जो 2 पंक्तियाँ हैं वो निराला से फिर भी चरितार्थ होता है, क्योंकि उस समय निराला भी बहुत संघर्ष कर रहे थे, उनकी पत्नी भी मर गई थी। ऐसा माना जाता है कि उनका जो
बेटी थी वो बीमार थी, मरने के कगार पर थी। तो उसी संदर्भ में उन्होंने सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा लिखा कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं संघर्ष करते करते एकदम टूट चुका हूँ। उसी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब देश की स्थिति को देखा तो उनको लगा कि अब देश की स्थिति बहुत ख़राब है और ये भारत माता को इलाज कैसे बचाएंगे, भारत माता की आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ करेंगे। तभी वो ये विमुद्रीकरण का दोबारा निर्णय लेते हैं, जिसके बाद देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है, क्योंकि विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ने लगता है। क्योंकि उस समय भारत का लगभग 90% से ऊपर सोना ब्रिटेन के हाथों में गिरवी रख चुका गया था। फिर उसके बाद LPG ये लाते हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ने लगती है, जो लंबे समय तक बढ़ा। और जब वो सेकंड टर्म में प्रधानमंत्री बने तो देश की सबसे जो अर्थव्यवस्था का रफ्तार जो लगभग 7 से 8% के बीच माना जाता है वो रहा, जो आज तक देश में नहीं रहा न भी है। इसके बाद उन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो सबसे बड़ी जो देन है उनका मनरेगा कार्यक्रम, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करता है। लेकिन आज के दौर में जो ये मोदी गवर्नमेंट है, इस कार्यक्रम को सिर्फ दिखावे के लिए चला रहे हैं और जिसके कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेरोजगारी बढ़ने लगा। जबकि इस कार्यक्रम ने ही लॉकडाउन के समय में जो समय 2020 में लॉकडाउन लगाया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया। इतना ही नहीं, सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसके कारण सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सभी जगह पारदर्शिता आया और काम में, विकासीय कार्य में रफ्तार भी आई। इसके अलावा मनमोहन सिंह की जो छवि रही कांग्रेस को बचाने के लिए, वो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो UGC एक्ट 2010 हो, जिसके तहत वाइस चांसलर बनने के लिए 10 वर्ष तक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति होना अनिवार्य था। लेकिन इस सरकार ने अब यह कर रही है कि अब कोई भी जो वाइस चांसलर विश्वविद्यालय के बनेगा, यूनिवर्सिटीज भी बन सकता है, राज्यपाल भी बन सकता है, माने किसी क्षेत्र के भी लोग भी बन सकता है। तो आप समझ सकते हैं, देशवासी समझ सकते हैं कि देश की शिक्षा की क्या दुर्गति हो रही। इतना ही नहीं, जो पहले का जो UGC नेट था, जो 2022 के पहले तक UGC के द्वारा PhD एडमिशन के लिए इनवैलिड कर दिया गया, जो बहुत ही दुख की बात है। जबकि भारत में कोई भी कानून या नियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता, नोटिफिकेशन के बाद ही लागू होता है। तब इस चीज़ से हम लोग समझ सकते हैं कि जो देश में जो है कैसे कैसे लोग संस्था का हेड बना दिया गया, और ख़ास करके जगदीश कुमार, जिनको कुछ पता ही नहीं चलता है उनको क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, उनका एडवाइजरी बॉडी में लोग कैसे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे शिक्षा की हाल हो, चाहे विकासीय प्रक्रिया की हाल हो, कितना बुरा दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। और ये सरकार का आंकड़ा आ रहा है कि बेरोजगारी कम हुई है, नौकरी का कितना सृजन हुआ से बेरोजगारी कम हुई, ये डाटा बताना चाहिए। इस चलते जो मनमोहन सिंह का योगदान है, डूबते हुए कांग्रेस को बचाया कैसे, वो 92 से लेकर के 96 तक, उसके बाद 2004 से लेकर 14 तक, ये कांग्रेस को ही नहीं देश को कैसे बचाया। OBC का जो निजी क्षेत्र में न आरक्षण दे करके जो उच्च शिक्षा संस्थान में जो आरक्षण दिया गया, कैसे उनको हितों को साधा गया।
उसके बाद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और नियुक्तियों में किस तरह से रोस्टर सिस्टम ला करके रिजर्वेशन लागू किया, ये सब उनके कार्यकाल की ही देन है। और जो उनका जो कानून आया वो कहीं न कहीं देश के विकास में योगदान दिया है। थैंक्स।